हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बढ़िया से कर रहे होंगे। जो हमारी मैथ्स सीटेट के लिए पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, इसको आप लगातार इसमें बने रहिए। आप अगर पूरी सीरीज देख लेंगे तो आपको एक एक क्वेश्चन का सीटेट पेपर 2 में, पेपर 1 में क्या आता है, इसका फुल आइडिया हो जाएगा कि कौन से क्वेश्चन आते हैं। मतलब आप एक सोते हुए भी आप बता सकते हैं कि सीटेट में पेपर 2 और पेपर 1 में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, ठीक है ना। और ये मान लीजिए कि आपको 20 नंबर सबसे कम मेहनत में मिलेंगे अगर हमारी पूरी पीवाईक्यू सीरीज आप देख लेते हैं तो, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं, एक तो सबसे ज़्यादा ये है कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफेक्ट होते जाएंगे। ये मैथ है, अप्लाई तभी कर पाएंगे फार्मूलेस को, या जो भी रूल हैं, जो भी कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट हैं, उनको तभी आप अप्लाई कर पाएंगे जब आप खूब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो आप ये मत मानिए कि मैं किसी एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैथ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ कि अगर आप प्रिपरेशन में हैं तो आपको सारे सब्जेक्ट को बार बार पढ़ने की जरूरत होती है, तभी आप कर पाएंगे। नहीं तो आप पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, आप आते हुए क्वेश्चन गलत कर देंगे। बहुत सारी चीजें, ये चीजें आपने देखा भी होगा अपने अंदर क्या है, ठीक है। तो ओवरऑल कंसर्न मेरा ये कहने का है कि आप जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चीजों को बार बार पढ़ने की जरूरत होती है। इवन चाहे आप सीडीबी पढ़ रहे हो, चाहे हिंदी पढ़ रहे हो, संस्कृत इंग्लिश हो, आपका सब्जेक्ट मैथ साइंस हो, एसएसटी हो, आप जब तक बार बार नहीं करेंगे, पीवाईक्यूज आप लगा के नहीं जाएंगे, तो आप ये मान लीजिए कि आप बहुत मेहनत करने के बाद भी आप सफलता से दूर रहेंगे, आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आप इतनी बात जो हमारी है इसको आप ध्यान दीजिए। और बिना देर किए हुए हम आज के सेशन का आगाज करते हैं। आज का मेरा जो पहला क्वेश्चन, देखिए सीरीज में कितने आसान क्वेश्चन आते हैं। मुझे लगता नहीं है कि अगर आपको बेसिक पता है तो इन सवालों में ना तो कोई लॉजिक लगना है ना कुछ है, मतलब आप बिना देखे पेन चला सकते हैं, ठीक है। जो कुछ क्वेश्चन की प्रॉब्लम है, इवन मैं ये कहता हूं कि जिन बच्चों को जैसे कोई टॉपिक नहीं आता है, जैसे कोई बच्चा कहता है CIS सर क्वेश्चन नहीं आते हैं, मुझे मोडियन क्वेश्चन, मीडियन वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आप मुझे मैसेज के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, मैं उनकी अलग से वीडियोस बना दूंगा। हालांकि मैं चैप्टर वाइज कंसेप्चुअल क्लास बनाने वाला हूं, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, मैं एक पहले कंसेप्ट समझा देता हूं कि अगर a की पावर n, अब आपको ये फॉर्मूला पता हो, a की पावर m इंटू a की पावर n है, तो आप ये जानिए कि दोनों के बेस इक्वल है और पावर क्या है, डिफरेंट है। तो आप कहेंगे सर a की पावर m प्लस n होता है। बताओ होता है कि नहीं होता, होता है ना। फिर क्या कहेंगे, फिर अगर ये कह दें कि a की पावर m अपान a की पावर n, या ऐसे ना लिखकर मैं सपोज दैट ऐसे लिख दूं, मान लो डिवाइड है a की पावर n, तो आपको ये पता है कि इस बात को जो मैं लिखूंगा तो a की पावर m अपान a की पावर n लिखूंगा। मतलब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि ये ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा और दोनों के बेस समान रहेंगे, तो इसको m-1। इसका मतलब है कि अगर देखो, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी एक घातांकीय संख्या है, ये भी एक घातांकीय संख्या है, दोनों के बेस समान है, तो घातें अगर प्रोडक्ट में है तो घातें जुड़ियां घट जाती हैं। क्लियर है। तो इस सवाल में इन्हीं लॉजिक का प्रयोग किया गया। यहां देखो प्रोडक्ट है x की पावर a इंटू एक्स की पावर b, तो x पावर a प्लस b होना चाहिए, ये ऑप्शन नहीं बनेगा। x की पावर a इंटू एक्स की पावर b, a प्लस b है, इसका मतलब x की पावर a प्लस x की पावर a प्लस b, ये सही है। ऑप्शन एक ही सही होगा, सारे ऑप्शन नहीं हो सकते। यहां पे देखो दोनों प्रोडक्ट में है तो x y की पावर, अब देखो यहां पे क्या करेंगे हम, ध्यान देना मेरी बात को, x की पावर a इंटू वाई की पावर b, तो अब यहां पे x की पावर a भी लिखा है, ये गलत हो गया। कैसे गलत हो गया, अरे भाई अब इसको आप ओपन करेंगे तो x की पावर क्या हो जाएगा, ये a भी हो जाएगा, और y की पावर क्या है, a भी हो जाएगा, जो कि गलत है ना, क्योंकि x की पावर क्या था, a ही तो था, तो यहां पे ये गलती हो गई। यहां पे देखो y है, y टर्म ही गायब कर दिया है, तो जैसे x की पावर a लिखा था, मेरी बात ध्यान सुनो, और y की पावर क्या लिखा है, b लिखा है, तो x की पावर a इंटू वाई की पावर माइनस का b। आप इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं कर सकते, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के बेस डिफरेंट है। बेस क्या है, डिफरेंट है। तो आपका आंसर कौन सा होगा, बी इज द राइट आंसर, राइट।
अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले मेरी बात ध्यान से सुन लो। दो तरीके होते हैं, एक तो यूनिट डिजिट, पहले तो आप नंबर देख लो कैसे, कि देखो प्लस वाले कितने टर्म है, ये है, ये है, 68 2 70। मुझे ये पता चल रहा है कि ये 8 78 और ये 6 1 7 7.5 करीब 8 बन रहा है। तो मेरी बात ध्यान दो, 68 2 70 दशमलव समथिंग है ना, 70.55 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। और मैं इसकी बात करूंगा तो 6 और 1 7 मतलब 1.5 अगर मैं यहां जोड़ूं तो मुझे इतना पता है कि 2 1 5 3 8 6 1 7 7.821 7.821। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, तो यहां पे ये 8.18 है, क्या है 8.18 है। तो जब मैं घटाऊंगा तो 70 में थोड़ा बचेगा, 70 दशमलव समथिंग आ जाएगा, 71 नहीं आ पाएगा। करके देख लो। तो एक तो बेसिक आइडिया ये हो गया आपको, एक तो बेसिक आइडिया ये बन गया, तो मेरे हिसाब से आंसर ये बनना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि मैं आपको बता दूं कि जैसे लिखा था 2.05 लिखा है, ठीक है ना। अब यहां पॉइंट के बाद कितनी डिजिट, 3 डिजिट है, मेरी बात ध्यान समझना। तो मैं पहले क्या करता हूं, इनको जोड़ लेता हूं। तो 8 ही रहेगा, और 5 8 5 13 के 3 हासिल 1, और 5 1 6 1 7। ध्यान देना मेरी बात, मैं बताना क्या चाह रहा हूं। और 68 2 70 8 78 78.3 हो गया। आप यूनिट डिजिट मैच कराइएगा और कुछ मत करिएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 1 रहेगा ही, ये 8 आ जाएगा और 7 पॉइंट ही हो जाएगा। तो -7.821। तो मुझे पता है कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे मतलब 0 है, 10 हो जाएगा, 10 में से 1 गया क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, और यहाँ में से 17 में से 8 गया क्या हो जाएगा 9। मतलब जो भी होगा लास्ट में 9 आएगा। 9 देखो आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। तो मतलब आप यूनिट डिजिट मैच करा के भी सवाल को कर सकते हैं, ज्यादा जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं होती है। इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्या है, सत्य नहीं है, नेगेटिव है। ध्यान देना, तो दो संख्या x और y के HCF और एलसीएम के अनुसार 28 और 84 हो सकते हैं। यस हो सकते हैं, क्योंकि मैंने जब आपको बताया है कि अगर कोई संख्या सपोज दैट 12 और 48 है, ध्यान से सुनो, अगर 12 48 है तो मैं इनको मैं लिखूंगा तो 4 3 12 है ना, इनका रेशियो ले लूंगा थोड़ी देर के लिए ऐसे करके, और 16 3 48। तो आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ ठीक है ना। तो 48 ने लेकर मैं 42 ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ, 42 ले लेता हूँ। तो 6 7 42 है ना, 2 गुणे 3 गुणे 7। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या मिल गया, 2:7 मिल गया। आप कहेंगे यस सर। अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपसे बात करूं कि बताओ मुझे कि इन दोनों का HCF क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 6 होगा। 6 दूनी 12, 6 7 42। तो अब मैं ये कह दूं कि अगर यहीं पे मैं HCF को मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, 6 से यहां और 6 से यहां, तो क्या हो जाएगा, 12 यहां मिल जाएगा, 12 यहां मिल जाएगा। इसका मतलब है कि अगर इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालूं तो 42 गुना कितना हो जाएगा, 84, 62 84। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर HCF 6 था तो 6 का मल्टीपल बनेगा कि नहीं बनेगा, यस बनेगा। 14 6 84 होता है कि नहीं होता। इसका मतलब कोई अगर एलसीएम है उसके वो HCF से डिवाइड होगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। इसका मतलब है कि 84 है तो 28 दिया 84, ठीक है। इसका मतलब नहीं पूछा है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक। 1 और 105 हो ही सकता है, 150 15 छक्का 90 हो जाएगा, लेकिन 16 के पहाड़े में 196 आता है क्या, 16 एकम 16 3 16 2 32 नहीं आता है। तो पूछा है नहीं, तो आपका आंसर यहां पे क्या बन जाएगा, यही बनेगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक व्यक्ति को 140 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3.5 घंटे लगते हैं। यदि वह अपनी चाल 5 किलोमीटर पर घंटे कम कर लेता है तो उसकी दूरी तय करने में उसे व्यक्ति को कितना समय लगेगा। तो मुझे पता है, मैं बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं लगाऊंगा, मैं इतनी सी बात कहूंगा कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस को हम क्या लिखेंगे, दूरी। दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। आप कहेंगे चाल गुणे समय, यही तो कहेंगे। अब आप यहीं से समय, आप समय दे रखा है, चाल आप निकाल लीजिए, बहुत आसान है।
चूंकि 4 किलोमीटर पर आवर में होगी तो दूरी बटे क्या होगा, चलो लिख देता हूं, दूरी बटे समय हो जाएगा, मैं ये मानता हूं। बस एक बात याद रखना कि क्वेश्चन में कैसे किलोमीटर को मीटर में, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करते थे। 140 किलोमीटर है, आप कहेंगे यस सर। 3.5 है तो 3 दूनी 6 1 7, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14 20 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 40 किलोमीटर पर आवर की जब स्पीड से जाता है तो 3.5 घंटे में 140 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। कह रहा है 5 किलोमीटर पर आवर कम कर लेता है तो उसी दूरी को तय करने में उस व्यक्ति को कितना समय लगेगा। इसका मतलब है कि उसकी जो न्यू स्पीड है, जो नई चाल होगी, क्या क्या होगी बेटा, जो नई चाल, अगर हम नई चाल की बात करें तो जो नई चाल होगी वो 40 माइनस का 5 अर्थात 35 किलोमीटर पर आवर हो गई। ठीक, तो यहां से कितना अधिक समय लगेगा, तो हम जब टाइम की बात करेंगे फिर से यहीं पे हम समय की बात करेंगे तो मेरा होगा क्या कि 35, ध्यान देना मेरी बात को, 140 दूरी बटे स्पीड तो समय मिल जाएगा 35 से, तो 7 पत्ते 35 या 35 चौका क्या हो जाएगा, यहीं पे 35 चौका 140, अरे भाई 35 दूना 70 दूना 140, तो 4 घंटे यहां पे समय लग गया। पहले कितना लगता था, 3.5 घंटे लगता था कि नहीं लगता। इसका मतलब ये है कि कितना समय अधिक लगेगा, और समय किसमें, मिनट में, तो 30 मिनट अधिक लगेगा। आप कहेंगे यस। ठीक है, ये तो मैंने बहुत बेसिक से आपको बता दिया, बहुत आसान सवाल भी था तो मैंने बहुत बेसिक ले लिया। लेकिन जब पेपर में सवाल आएगा तो आप देखिए, जब डिस्टेंस इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम का, आप कहेंगे यस सर, कहेंगे ना। और जब डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, तो स्पीड और टाइम का जो रेशियो होगा, स्पीड और टाइम का जो रेशियो होगा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होगा। स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 टाइम के। क्या दे रखा है, आप बताओ दिया क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, पहले 3.5 घंटे लगता है, फिर आधे घंटे, 5 किलोमीटर स्पीड कम हो जाती है तो उस दूरी को तय करने में व्यक्ति कितना समय लगेगा, तो 3.5 घंटे लग रहा है ना, तो इसको डिवाइड करूंगा यहां पे तो मुझे कितना मिलेगा। तो आपको पता है कि यहां पे ये हो गया था, कितनी स्पीड थी, तो आप कहेंगे कि स्पीड का जो अनुपात आया है, इधर लिख देता हूं, स्पीड का अनुपात पहले क्या है 40, और बाद में फिर क्या हो गई, कम हो गई 5 किलोमीटर, तो फिर बाद में क्या होगी 35। तो जो टाइम का अनुपात होगा वो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 35:40। कोई दिक्कत है क्या, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है यहां तक, आप कहेंगे नहीं सर। ये बात इतनी तो आप अपने मन में कर सकते थे, सवालों के साथ कुछ भी नहीं था। बस आपसे पूछा है कि उस व्यक्ति को कितना समय अधिक लगेगा, तो पहले 35 मिनट लगता था, ठीक है ना, और अब कितना लगता है उसे, 40 मिनट लगता है। तो 5, ये जो डिफरेंस है ना, आप यहीं से क्या करें इसको, कि अब देखो 2 चीजें हैं, टाइम की बात पूछा है कितना समय अधिक लगेगा, ठीक है, तो इस 35 की वैल्यू किसके बराबर है, तो घंटे की बात करेंगे तो इसको कन्वर्ट करेंगे, 3.5 6 3 18 180 और 30 210 मिनट हो जाएगा। ठीक, 35 यूनिट की वैल्यू कितना है, 210 है, कितना है 210 है। अरे भाई 6 3 18, ठीक है, और 18 180 और 30 210, तो मैं कहूंगा कि 7 5 35 और 7 3 21, ठीक, और 5 36 गुणे 6 कर दो तो आ जाएगा, और इसको भी गुणे 6 कर दो तो आ जाएगा, कितना हो जाएगा 240 मिनट आ जाएगा। कितना अधिक, पहले 210 मिनट लगता था, अभी कितना लग रहा है 240 मिनट लग रहा है। इसका मतलब प्लस का 30 मिनट ज्यादा लग रहा है। आप कहेंगे यस सर। अगर मेथड समझ में आया तो बोलो यस, नहीं तो कोई बात नहीं, आप आराम से ऐसे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप एसएससी के स्टूडेंट नहीं हैं ना, तो आप रेलवे की एग्जाम दे रहे हैं, टाइम रहता है करने के लिए। क्लियर है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और इसका आंसर सभी लोग बताएंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए 12500 में जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या के अंकों का योग क्या होगा। अच्छा सवाल है। अब अच्छा इसमें क्या है, आप कहेंगे सर अच्छा क्या है, अच्छा इसलिए है कि अगर वो पूछता कि न्यूनतम संख्या क्या जोड़ी जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तब तो हम ऑप्शन से कर सकते थे, यूनिट डिजिट मैच करा के, लास्ट 2 डिजिट मैच करा के, लेकिन यहां पे उसने ये नहीं कहा है, यहां पे उसने ये नहीं कहा। लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर मैं 100 का स्क्वायर लिखूं, मेरी बात ध्यान सुनना, तो
तो कितना हो जाता है, 10,000 हो जाता है। आप कहेंगे यस सर, ठीक है। अगर 121 का स्क्वायर करूं, 111 का स्क्वायर करूं, 11 का 121 है ना, 121 तो 12,100 हो जाएगा। इसका मतलब 12,500, इसका मतलब 112 का स्क्वायर है ये। मेरी बात ध्यान सुनो, 112 के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 110 प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख दूं। इससे फायदा इतना ये होगा कि 11 अगर हम 121 होता है मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab है ना, तो 2ab तो 110 और गुणे 2 तो कितना हो जाएगा 220। आप कहेंगे यस सर, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ये कितना हो गया 440, 444, तो मैं यहीं पे जोड़ दूंगा 12,100 प्लस 444। जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसका मतलब 12,544 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका मतलब पता चल गया कि 12,500 है, अगर इसमें मैं 44 जोड़ दूं तो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। उसने कहा है 44 जोड़ दूं तो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। उसने कहा कि न्यूनतम संख्या के अंकों का योग क्या होगा, तो इन दोनों को यही संख्या जोड़ी जाए तो एक पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी, और 4 4 क्या हो जाएगा 8, मतलब 44 को जब जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। आप कहेंगे यस सर। इसका मतलब है कि ये एक लॉजिक बन गया। क्लियर है? अगर ये सवाल इस तरह से, मैं मानता हूं कि आपको नहीं आया, आप चाहते हैं कि सर मुझे ऐसा बताओ ना कि मैं जो आज तक पढ़ा हूं मुझे वैसे ही बताओ, मुझे कुछ अलग मत बताओ। हाँ, तो आपने ऐसे ही पढ़ा है। अगर आप टीचर हैं तो आपने स्कूलों में बच्चों को यही सिखाया होगा, क्योंकि यही सिखाना चाहिए। ठीक है। मैं यहां लिखता हूं 12,500 लिख दिया, कोई दिक्कत किसी को? आप कहेंगे नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। पेयरिंग की जाती है राइट साइड से, याद रखना, जीरो बढ़ा सकते हो किसी संख्या के पहले। ठीक है। एक बार जाएगा पर पूर्ण वर्ग में जाता है तो एक एक कम एक, ये एक एक 2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 25 आ जाएगा। अब एक बार फिर से जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 21 लिखेंगे, और एक एक ये 4 हो गया, और कितना हो गया 400, और ये 2 और 2 हो गया। तो 0 बार जाएगा नहीं, एक बार नहीं जाएगा, 221 हो जाएगा। 2 बार लेके जाऊंगा तो 2 दूना 4, कितना हो गया 444। आप मुझे बताओ कितना, अगर 44 और होता तो हो जाता, 44 और होता प्लस का, अगर मैं 44 और कर देता तो उसने यही तो पूछा है कि जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या कितनी 44 है, तो कह रहा उसके अंकों का योग क्या होगा, 44 के अंकों का योग 4 4 8। बताओ यहां तक किसी बच्चे को कोई अगर प्रॉब्लम है तो? आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? आप कहेंगे कि कोई संख्या अपरिमेय है, इसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। अरे भाई, असत्य पूछा है। अगर संख्या अपरिमेय है तो पी बाई क्यू के रूप में कभी नहीं लिखा जा सकता। ठीक है ना, ये तो परिमेय की ये डेफिनेशन लिखी हुई है। किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का योग कभी परिमेय था कभी अपरिमेय संख्या हो सकता है। चलो अच्छा देखते हैं। किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणन सदैव एक अपरिमेय संख्या होता है, ये नहीं है। किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणन हमेशा एक अपरिमेय होता, हमेशा नहीं होता, होता है लेकिन हमेशा नहीं होता है। ठीक है ना, मेरी बात ध्यान समझना। जैसे कि अगर मैं लिख दूं, अरे भाई कोई 2 प्लस √3 लिख दूं, ठीक है ना, और समथिंग मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 2 प्लस √3 लिख दूं, या 2 माइनस √3 लिख दिया। ये दोनों कैसी हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। और मैंने कहा किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणन सदैव एक अपरिमेय होता है। कर लो, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब कि 4 माइनस 3 क्या मिल गया, 1 मिल गया। 1 क्या है? परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो बेटा क्या है, गलत, सदैव नहीं हो सकता। एक अपरिमेय संख्या का वर्ग सदैव एक परिमेय संख्या होता है। एक अपरिमेय संख्या का वर्ग सदैव, अरे भाई सदैव की बात कर दिया ना, हमेशा सदैव की जब बात करेगा, जैसे मैंने लिखा √3, मेरी बात ध्यान सुनना, तो जब √3 का वर्ग करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो ये एक परिमेय संख्या बन जाएगी। लेकिन मैं जब 2 प्लस √3 लिखूंगा तो ये भी तो एक परिमेय संख्या है, और इसको जब मैं करूंगा तो 4 प्लस 3 प्लस 2 दूना 4√3। आप कहेंगे ये सर कोई दिक्कत है क्या? तो आप कहेंगे 7 प्लस 4√3। अगर 7 प्लस 4√3 है, सुन लो मेरी बात को, अगर 7 प्लस 4√3 है तो यह क्या है,
एक अपरिमेय संख्या, और यहाँ पे मैंने जब वर्ग किया, एक अपरिमेय संख्या का वर्ग किया तो अपरिमेय मिल गया, और एक अपरिमेय संख्या का वर्ग किया तो परिमेय मिल गया। उसने कहा एक अपरिमेय संख्या का वर्ग सदैव एक अपरिमेय संख्या होता, बिल्कुल गलत है। इसका मतलब एक ऑप्शन मेरे पास बच गया है कि किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का योग कभी अपरिमेय था कभी परिमेय संख्या हो सकता होता है, ठीक है ना। ऑप्शन बी, द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज सम टाइम रेशनल एंड सम टाइम इरेशनल। यस, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है, मैंने सारे ऑप्शन और एग्जाम्पल के जरूर चीजों को बताया है। यहां पे आएंगे तो 8 इंटू एक्स पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर को 4x इंटू एक्स प्लस 5 से विभाजित करने पर x का गुणांक क्या होगा। क्या पूछा, गुणांक क्या होगा। तो मेरी बात ध्यान सुनिए कि इसका मतलब ये है कि इस स्टेटमेंट को, इस पॉइंट बहुपद को इस वाले बहुपद से डिवाइड करो, तो जो आएगा उससे फिर x की वैल्यू आप निकालो। तो जब x की वैल्यू आप जब निकालेंगे तो उसमें मतलब x का जो गुणांक होगा वही आपको बताना है। तो इसका मतलब ये 8 यहाँ है, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर। तो मैं कहता हूं कि बेटा 8x स्क्वायर क्या करो, कॉमन ले लो। ले लिया, आप बचा क्या यहाँ पे, यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 डिवाइड बाई 4x इंटू एक्स प्लस 5। कोई दिक्कत, इस x से x कैंसिल होगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। तो आप कहेंगे क्या, आप कहेंगे 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 करेंगे तो 3 5 15। तो हम यहाँ पे ये कह देंगे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस तो 5x माइनस 3x, मतलब इस 2x से लिखा 5x माइनस 3x लिख दिया, माइनस का 15 फैक्टर निकाल दिया और x प्लस 5 कर दिया, ठीक है। ये 2x ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे x कॉमन लूंगा, x क्या करूंगा, कॉमन लूंगा तो x प्लस 5 बचेगा आप कहेंगे, और यहाँ पे माइनस 3 लूंगा तो x प्लस क्या बचेगा, 5 बचेगा। बताओ भाई होगा कि नहीं होगा। ये क्या है, x प्लस का 5 है, आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये जो 2x है ना, आप इसको ऐसे ही रखेंगे, एक ब्रैकेट में आपको x प्लस 5 मिलेगा और एक ब्रैकेट में मिलेगा x माइनस का 3। बताओ कोई दिक्कत है तो। और यहाँ पे आपको क्या बचा था, आपका कुछ नहीं बचा था, तो x प्लस 5 है और इसको कैंसिल करेंगे तो आपको स्टेप अगला क्या मिल गया, आपको मिला 2x इंटू एक्स माइनस का 3। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 6x, और हमसे पूछा x का गुणांक क्या होगा, तो x का गुणांक क्या है, माइनस का 6। कोई दिक्कत है क्या, x का गुणांक क्या होगा, माइनस का 6। यही क्वेश्चन का आपके आंसर होगा। क्लियर बात, यही आंसर होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर कोई डाउट है तो फिर भी आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कि एक संख्या में 9 की वृद्धि करने पर वह उस संख्या के आधे का 3 गुना हो जाती है। तो कह रहा है एक संख्या में 9 की वृद्धि, मैं कहता हूं एक संख्या x है, इसमें 9 की वृद्धि कर दी गई, वह उस संख्या के आधे, उस संख्या x के आधे के 3 गुना हो जाती है, वह संख्या क्या है। आपसे x का मान पूछा है, तो मैं यहीं पे कह दूं कि माना वो जो संख्या है ना, माना संख्या जो है वो x है। x मैं कह एक संख्या क्या है, x है। 9 की वृद्धि करने पर कर दिया, 9 बढ़ा दिया, उस संख्या के आधे के 3 गुने के हो जाती है, मतलब बराबर हो जाती है। तो यहीं से जब निकालेंगे हम तो ये हमारा 2x प्लस 18 इज इक्वल टू 3x, और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो x आएगा, x बराबर किसके हो जाएगा, 18 के। इसका मतलब वो संख्या कितनी है, 18 है। आप चाहते हैं तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप छोड़िए ऑप्शन पे मत जाइए, क्योंकि इतना भी टफ क्वेश्चन नहीं है, टाइम टेकिंग या कैलकुलेटिव नहीं है कि आप ऑप्शन पे जाएं, ठीक है। जहां जाने की जरूरत है वहां जाया जाए। कोई राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 8 वर्ष में अपने आप की 2 गुना हो जाती है, उसी साधारण ब्याज की दर से वह कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। कोई राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 8 वर्ष में, मैं कहता हूं कि मैंने ये मान लिया कि लेट कर लिया, कि ये कह दिया कि लेट जो धन है, मतलब कि जो राशि है, राशि मतलब मूल राशि, मतलब कि मूलधन जो राशि है वो 100 रुपए है, 100 है। तो मैं कहता हूं कि 100 है जो है, कोई साधारण ब्याज की किसी दर पर 8 वर्ष में अपने आप की 2 गुना हो जाती है। इसका मतलब आप ये कहेंगे कि 200 हो गई
2 गुना 200 हो गई, तो 100 रुपये ब्याज मिला। आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। कितने वर्ष में? प्लस का 100 इंटरेस्ट मिला 8 वर्ष में। कितने वर्ष में? 8 वर्ष में। यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट हो तो पूछ के बताए, कोई डाउट हो तो। 8 वर्ष में, इसका मतलब है कि 100 रुपये ब्याज प्राप्त जब होता है, 100 रुपये ब्याज प्राप्त होता है तो 8 वर्ष लग जाता है। ठीक, तो 300 हो गया। फिर से 100 रुपये जब ब्याज प्राप्त होता है तो कितना हो गया? 400 हो गया। यहाँ पे 8 वर्ष हो गया। आप कहेंगे यस सर। तो 100 रुपये कितना हो गया? 400 हो गया। कह रहा है कि स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। अब स्वयं की कितनी हो गई? 4 गुनी हो गई। तो हमने क्या किया? 100 से 4 गुना होने में 8 8 8 8 तरीक 24 वर्ष लग गया। ठीक है, ऐसे सवालों में अगर आपको रेट निकालना है तो 100 मान के करना ज्यादा आसान होता है। नहीं तो आप कह दीजिए कि 1 है धन, तो 1 से 2 हुआ, 1 ब्याज मिला 8 वर्ष में। ठीक है ना, फिर 1 ब्याज मिलेगा तो 3 हो जाएगा। कितने वर्ष में? 8 वर्ष में। ठीक, फिर 1 ब्याज मिलेगा +1, कितने वर्ष में? 8 वर्ष में। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 1 से 4 पहुंचने मतलब 4 गुना, या आप ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 ब्याज मिला। आप इस सवाल को ओरल कर सकते हैं कि आपको ब्याज और समय की अगर बात किया जाए तो ओरल कर सकते थे कि 1 ब्याज मिला तो समय 8 वर्ष लगा, और 1 से 4 गुना होने में टोटल आपको ब्याज 3 चाहिए। तो 3 ब्याज प्राप्त करने के लिए 3 से गुणा करेंगे, तो 3 से इधर भी करेंगे, तो 3 अठे कितना आ जाएगा? 24 वर्ष आ जाएगा। यही सब कुछ कहानी की गई है। मैंने आपको हर तरीके से सवाल को समझा दिया, ना तो कोई फार्मूले के यूज किया गया है, ना तो कुछ भी। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आते हैं समझ लो कि आप में बोनस में आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। चलिए, जब रेनू, यहां से भी एक सवाल आ ही जाता है पेपर में, लेकिन हर बार नहीं आता है, इस बात को याद रखना। फिर भी आपको पढ़ के जाने की जरूरत है। सब PYQs है, आपको खुद का आइडिया हो जाएगा। आप पढ़िए आराम से, वीडियो देखते जाइए और देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। आप 4 वीडियो देखिए तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा। आप एक कॉपी पेन लेके बैठिए, आप उसमें लिख लीजिए कि यहाँ से प्रश्न आते हैं। जब रेनू पैदा हुई तब उसकी माँ 30 वर्ष की थी। अब से 5 वर्ष पहले उसकी माँ की आय उसकी आय की 4 गुनी थी। तो मैंने ये मान लिया कि माना रेनू की जो वर्तमान आय है, जो रेनू है ना, रेनू की वर्तमान आय X वर्ष है। आप कहेंगे यस सर। तो मैं यहीं पे कहता हूं रेनू है और उसकी माँ है। ठीक, जब रेनू की वर्तमान आय X थी, जब रेनू पैदा हुई तो उसकी माँ 30 वर्ष की थी। इसका मतलब ये है कि उससे when रेनू was born her mother was 30 years old, X plus 30। ठीक है, 5 year from now, अब से 5 वर्ष पहले her mother's age was 4 times her age। मतलब अब से 5 वर्ष पहले जो उसकी माँ की आय उसकी आय की 4 गुनी थी। 5 वर्ष पहले तो मैं कहूंगा कि x माइनस 5 और x प्लस 30 माइनस 5, यही तो हो गया 5 वर्ष पहले। ठीक, 5 घटा तो 5 वर्ष पहले हो गया। यदि उसकी माँ की आय उसकी आय की 4 गुनी थी तो उसकी आय की 4 गुनी थी उसकी माँ की आय 5 वर्ष पहले। तो मैं इसको जब गुणा करूंगा तो 4x माइनस का 20 बराबर x प्लस 25। इधर आएंगे तो क्या लिखेंगे? 30x और 20 25 45 हो जाएगा। तो 3 15 45। तो x बराबर क्या हो गया? 15। चूंकि x को मैंने माना है कि हमारा x वर्ष रेनू की वर्तमान आय x वर्ष है। पूछा है कि रेनू की वर्तमान आय क्या है, तो आप कहेंगे सर 15 ईयर है। बताओ अगर किसी बच्चे को यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।